गुड इवनिंग। और हम पढ़ रहे थे 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और उसको लगभग आधा हमने कंप्लीट भी कर लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। 3 रीजन हम उसके समझे थे। पहला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए होता है ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि हमें आगे चल करके कैसी कंट्री चाहिए। तो उस तरह के आइडियाज हमें उसमें मेंशन करने होते हैं और फिर उस पर काम करेंगे तो वैसी कंट्री बन जाएगी जैसा हम चाहते हैं। दूसरी चीज है कि हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करेगा, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करते हैं, इसलिए हमें जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। और थर्ड चीज जो हमने देखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें खुद से बचाता है। कई बार हम लोग इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ये करती हैं, इतना गलत करती हैं, पार्टी पॉलिटिक्स चलती है तो पार्टीज की जरूरत नहीं, कोई एक वैसा व्यक्ति चाहिए जो पूरे देश को ठीक कर दे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जर्मनी के अंदर हमने एग्जाम्पल देखा है, हिटलर ने किस तरह से बर्बाद कर दिया था, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ऐसी चीजों से भी हमें बचाता है कि कल को हम ऐसा कोई गलत स्टेप ना ले लें जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, आज हम उस चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे हमारे इंडियन नेशनल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें कौन सी हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में ही हमारे इंडिया के जो नेशनलिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने ये इमेजिन करना शुरू कर दिया था, ये प्लान करना शुरू कर दिया था कि आगे चल करके हमारी कंट्री जब आजाद हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तब कैसी होनी चाहिए। उन्होंने ये सब चीजें सोचना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने देखा था कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे, जब ब्रिटेन का शासन चल रहा था, उस टाइम पे जब भी रूल बनाया जाता था, नया कानून बनता था, वो डायरेक्टली ओबे करना होता था, उस पर कोई आप क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर सकते। इंडियंस का रोल उसमें बहुत कम होता था, ऑलमोस्ट नए के बराबर हम कह सकते हैं। तो एक लंबा उनका एक्सपीरियंस रहा था अथॉरिटेरियन रूल को फॉलो करने का, जहां पर पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है, एकत्रित है, इकट्ठा है, और लोगों से पूछा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये एक लंबा उनका अनुभव था। तो वो उन्होंने अब लगभग ये डिसाइड कर लिया था कि आगे चल करके जब हमारी कंट्री आजाद हो जाएगी तो हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, डेमोक्रेसी हमारी कंट्री के अंदर लेकर के आएंगे, जहां पर एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली, सब लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा और सब लोग अपने राइट्स को, उनको कुछ राइट्स दिए जाएंगे और सब अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे। तो जब लगभग ये चीजें फिक्स हो गई कि हम ये चीजें करने वाले हैं और हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी फॉलो होगी और पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होगा और किस तरह की चीजें हम कंट्री में करने वाले हैं, वो सब डिसाइड हो गया। तो फिर ये तय करना था कि अब ये चीजें होंगी कैसे, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इस टाइम पे। तो ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक व्यक्ति ने या कुछ लोगों ने मिलकर के ऐसे ही बना दिया। लगभग 300 पीपल्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया है, जिसमें एक लगभग आधे हैं वो इलेक्टेड थे, उस टाइम पर चुनाव हुए थे तो इलेक्ट होकर के उसका पार्ट बने थे, मेंबर बने थे। और कुछ है वो प्रिंसली स्टेट्स ने, मतलब राजा वाला सिस्टम जिन एरियाज के अंदर चल रहा था वहां पर उन्होंने रिकमेंड करके भेजे थे। तो जिस ग्रुप ने, जिस असेंबली ने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, जो 1946 के अंदर बनी थी। लगभग दिसंबर में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं उनके सामने एक बड़ा टास्क है। अब देखो उस टाइम की सिचुएशन और कंडीशन क्या है इंडिया की। अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, आज भी इंडिया में अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, सबका डिस्टिंक्ट कल्चर है, अपना अपना कल्चर है जो एक दूसरे से काफी अलग है। फिर उस टाइम की और सिचुएशन है, टर्मोइल हो रखा, पूरी उथल पुथल चल रही है देश के अंदर, पार्टीशन हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में, मतलब इंडिया का विभाजन हो रहा है तो पाकिस्तान एक नई कंट्री बनने वाला है, ये बनने की प्रोसेस चल रही है। 1946-47 की बात ये चल रही है। 1946 में दिसंबर में पहली मीटिंग हुई, उसके बाद लगातार 3 साल तक, लगभग 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स हुई, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की। तो 47, 48 और 49 हम ये 3 साल काउंट कर सकते हैं। और 1947 में ये सारी चीजें चल रही हैं, पार्टीशन हो रहा है। फिर कई ऐसे स्टेट्स थे जो अब भी राजाओं के अंडर में रूल कर रहे, मतलब चल रहे थे, और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था कि वो पाकिस्तान में जाएंगे कि इंडिया में आएंगे। तो ये सब सिचुएशन उस टाइम की चल रही है। तो उनको एक ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट बनाना था जो
हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी को मेंटेन करे, अलग अलग जो चीजें हैं, अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग कल्चर, इनको मेंटेन करके रखे, ये अपनी अलग पहचान ना खो दे। अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी अलग पहचान है, वो ना हो जाए, उसको मेंटेन करके रखना है। फिर हमें नेशनल यूनिटी को भी प्रिजर्व करना है। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो हमारे देश के अंदर यूनिटी को मेंटेन करके रखे और साथ में डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करे, दोनों चीजों को एक साथ लेकर के चले। इस तरह का विजनरी डॉक्यूमेंट्स उनको बनाना था। और फिर इसमें वो चीजें सब मेंशन करनी थी। ध्यान रखना है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ये सब चीजें उनके माइंड को अफेक्ट कर रही थी, वो सब इन सब चीजों से अफेक्ट हो रहे थे। फिर देखते हुए कि जो प्रॉब्लम हमने ब्रिटिश टाइम पर झेली है और जो उस टाइम पे झेल रहे थे, वो सब आगे ना आए, वो सब चीजें उसमें मेंशन कर देनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चीजों को आसान बनाता हो, जो प्रॉब्लम हमने पहले फेस किए वो सब रिपीट ना हो। फिर उन्होंने कई ऐसे प्रोविजंस उसमें ऐड किए, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सामाजिक और आर्थिक सुधार, जिनसे गरीबी को कम किया जा सके और लोगों का रोल ज्यादा से ज्यादा हो गवर्नमेंट को बनाने में, गवर्नमेंट को डिसाइड करने में। तो ये हो गया बैकग्राउंड एक। अब हम देखते हैं कि कौन से 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखते हैं पहला फीचर। तो फर्स्ट फीचर है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट 2 लेवल पे कम से कम है, एक लेवल से ज्यादा कम से कम गवर्नमेंट वहां पर होनी चाहिए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टार्टिंग में मतलब जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसी टाइम से सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट रही है हमारे देश में। फिर बाद में आगे चल करके लोकल गवर्नमेंट भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया 1992 के अंदर, जिसको हम पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर किसी भी कंट्री के अंदर 2 लेवल पे कम से कम गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, उस कंट्री को हम फेडरल कंट्री कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया ने अपनाया हुआ है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया हुआ है। फेडरलिज्म नाम मेंशन नहीं है, बट ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, पूरी वो चीजें उसमें मेंशन है, इसलिए हम कहते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे इंडिया की कैपिटल जो है वो दिल्ली है। अगर लोग इलेक्ट होकर के जाएंगे, मान लो एक लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है सेंट्रल लेवल पे, और जब लोग इलेक्ट होकर के दिल्ली में जाके बैठेंगे, वहां पर डिस्कशन करेंगे, तो अब वो पूरे इंडिया की सिचुएशंस को नहीं समझ सकते। दिल्ली में बैठा व्यक्ति राजस्थान के किसी बाड़मेर के आसपास वाली समस्याएं क्या हैं, वहां पर गांव में क्या दिक्कत चल रही है, या नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जम्मू कश्मीर की बात होगी या साउथ इंडिया की बात होगी। तो ये इतने मतलब डाइवर्स एरियाज हैं और इतनी मतलब प्रॉब्लम्स जो लोकल लेवल पे रहती है, उनको समझना आसान नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसलिए फिर जरूरत पड़ती है कि अलग एरिया में उनकी अपनी एक गवर्नमेंट चलेगी, तो अपनी समस्याओं को वो खुद सोल्व कर लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व कर लेंगे। तो फिर हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश के अंदर काम करती है। ये उन सब्जेक्ट्स पर, उन मुद्दों पर कानून और पॉलिसीज लेकर के आती है जो नेशन के लिए कॉन्सर्न वाले हैं, पूरे देश के लिए जरूरी है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है। और किसी पर्टिकुलर एरिया में के लिए अगर कोई पॉलिसी जरूरी है, कोई कानून जरूरी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो अपने एरिया के अंदर कानून बनाती है और उसको इंप्लीमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, और बाकी सभी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, राजस्थान की, हरियाणा की, तमिलनाडु की, असम की, उत्तर प्रदेश की, इन सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है। तो वो अपने मतलब उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी नया कानून लेकर के आना जो रीजनल है, वहां की चीजों को डिसाइड करेगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट लेकर के आएगी। लेकिन पूरे देश का, जैसे करेंसी, जैसे डिफेंस, पूरे देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और बैंकिंग सिस्टम हो गया, तो ये सब नेशनल कंसर्न के सब्जेक्ट हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनके बारे में कानून बनाएगी। अब इन कौन से सब्जेक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट कानून बनाएगी, ये चीज क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे करके 3 लिस्ट दी हुई है। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कुछ ऐसी भी चीजें ना जो मतलब दोनों को ये फ्रीडम दी हुई है कि वो कोई भी बना सकता है अपनी
सहूलियत के अकॉर्डिंग। फिर इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? स्टेट गवर्नमेंट और जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कह रहे हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत सारे काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को की और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया ताकि पैसों को लेकर के झगड़ा ना हो। फिर स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को जो पावर मिला होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करती, उसके अंडर में काम नहीं करती, बल्कि इंडिपेंडेंटली पैरेलल काम करती है उसकी। ठीक है, तो इसका जो सोर्स ऑफ पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में। तो ये हो गया हमारा पहला फीचर, फेडरलिज्म, जो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर सेकंड फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट का सिलेक्शन होता है। हम पूरे इंडिया से एमपीज को इलेक्ट करते हैं और वो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। उनमें से जिस पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स हैं या 272 से ज्यादा सीट्स उनके पास हैं, तो वो पार्टी अपनी सरकार बनाती है। तो ये पार्लियामेंट के थ्रू होता है, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती है और फिर वहां से गवर्नमेंट बनती है, पीएम को डिसाइड किया जाता है। फिर पीएम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि ये जो मेंबर्स हैं इनको मिनिस्टर्स बनाया जाए। फिर वो सब लोग एग्जीक्यूटिव के तौर पर, मतलब गवर्नमेंट के तौर पर काम करते हैं। तो पार्लियामेंट के थ्रू हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का सिलेक्शन होता है। मतलब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया कि सब लोगों को ये गारंटी दी गई कि आपको यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल लेवल पर जो चीज चलती है कि सबको वोटिंग का राइट मिलेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया कि एक एज डिसाइड की गई, उस टाइम पे 21 थी, कि 21 का होते ही हर व्यक्ति को, हमारे देश का जो सिटीजन है, सबको राइट टू वोट मिल जाएगा। और लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में डायरेक्ट रोल प्ले कर पाएंगे, कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठेंगे उनका जब इलेक्शन होगा तो लोग डायरेक्टली उनको वोट करेंगे और जो फिर उसमें जीतेगा वही एमपी बनेगा। और आगे देश के लिए पार्लियामेंट के अंदर नए कानून बनाने हैं, डिस्कशन करने हैं, डिबेट करनी है, नए पॉलिसीज लेकर के आने, पॉलिसीज हालांकि गवर्नमेंट का काम होता है, नई चीजें हमारे देश के लिए करनी है तो उनका डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है, तो वो सब करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको ये लग गया था कि अब, मतलब जो लंबा स्ट्रगल चला ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उस टाइम पर कई तरह की मतलब चीजें हुई। उस टाइम पर कास्ट की बात भी हुई, रिलीजियस डाइवर्सिटी इनकी बात हुई, जेंडर की बात भी हुई। तो इतना लंबा जब स्ट्रगल चला तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को लगा कि अब शायद हमारे देश की जनता तैयार है इस चीज के लिए कि अब जितने भी डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है जो धर्म के नाम पे हो सकते हैं या जेंडर के नाम पे हो सकते हैं या कास्ट के नाम पर, अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला जो सिस्टम है, इन सबको, ये जो हायरार्की बनी हुई, इन सबको हम खत्म कर सकते हैं और लोग अब इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि सब लोग इक्वल हैं और सबकी वैल्यू इक्वल मानी जाए। तो सब लोगों को ये वोटिंग राइट मिला और इक्वली मिला। और फिर ये तय हुआ कि जब इलेक्शन होंगे तो सब लोग इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, अपना वोट भी डाल सकते हैं और उसकी वैल्यू भी बराबर इक्वल होगी। तो अब जो गवर्नमेंट बनेगी आजाद भारत के अंदर वो कंसेंट बाय पीपल होगी, उसमें लोगों की सहमति होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट में तो लोगों को पूछा नहीं जा रहा था, बट इंडिपेंडेंट जो इंडिया होगा उसमें लोगों से कंसेंट लेकर के ही गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होगी। अकाउंटेबल कैसे होगी? एक तो गवर्नमेंट चुनी जाएगी पार्लियामेंट के अंदर और बीच में डिस्कशन होंगे, जब सेशन चलता है उसमें जो एमपीज हैं, अपोजिशन पार्टी के हो या इंडिपेंडेंट हो, उनको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है। वो क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं, पीएम से, उनके जो साथ काम करने वाले मिनिस्टर्स उनसे, कि आपने ये पॉलिसी लेकर के आओ तो इसमें ये दिक्कतें हैं, आपने देश के इन मुद्दों पर जो प्रॉब्लम चल रही है या कुछ और इश्यूज हैं उन पर ध्यान नहीं दिया है, या जो काम किया है उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सब क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं यहाँ पर। तो एक तरह से उनको जवाब देना पड़ता है, गवर्नमेंट को फिर बताना पड़ता है कि हमने क्या किया है और किस किस तरह से किया है, पूरा प्रोसीजर उनको फॉलो करना होता है। तो एक तो उस तरह से एमपीज को जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब, और वो जनता से चुन करके आए, एक तरह से जनता को जवाब दे रहे हैं वो। फिर दूसरा, उनको जनता को भी जवाब देना पड़ता है डायरेक्टली। जब 5 ईयर्स के बाद, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, तब जनता के सामने चीजें रखनी पड़ती है। और पहले जो
इलेक्शन मैनिफेस्टो था उनका पार्टी का या किसी व्यक्ति का, तो उन्होंने क्या वो पूरा कर दिया है? जो उन्होंने बोला था वो काम पूरे कर दिए हैं? जनता फिर से वहां पर सवाल पूछेगी या उनको मंच पे बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या काम बोले थे और क्या क्या कर दिए हैं और आगे क्या करने वाले हैं। तो एक तरह से उनको डायरेक्टली जनता को जवाब देना पड़ेगा, और उन्होंने नहीं किया तो जनता अपने आप देख लेगी, वो उसको फिर से इलेक्ट नहीं करेगी। तो हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, पार्लियामेंट के अंदर ही कानून बनते हैं और यहीं से गवर्नमेंट चुन करके जाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स की बात करता है। एक है लेजिस्लेचर, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड है जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि हमारे देश में जो पावर होगा, जो गवर्नमेंट के पास पावर होता है, वो तीन इंस्टीट्यूट्स को डिवाइड कर रखा है। तो ये थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है, सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो लेजिस्लेटर पार्लियामेंट को कह देते हैं, जहां पर हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, कानून बनाने की जो प्रोसेस है वहां पर कंप्लीट होती है। तो लेजिस्लेचर इलेक्टेड जो मेंबर्स है उनका ग्रुप है, और इसका काम क्या है? लॉ मेकिंग। ये याद रखना है। सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट है ये, और स्टेट स्टेट लेवल पे देखेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली है। सभी स्टेट्स की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो जिनको जो लोग इसमें बैठते हैं उनको हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, फिर उसको इंप्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का, इंप्लीमेंटिंग लॉज। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। इसके अंदर मेनली गवर्नमेंट और मतलब पीएम और मिनिस्टर्स, स्टेट लेवल पे सीएम और उसके मिनिस्टर्स वो सब आते हैं, और उनके साथ फिर गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है जो काम करते हैं वो भी इसी का पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव का। तो ये इंप्लीमेंट करेंगे उन कानून को जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं। पार्लियामेंट तो सिंपली बना देगी कोई भी कानून, अब उनको जमीन पे उतारना, ठीक से सोसाइटी में अप्लाई करना, ये काम गवर्नमेंट का है। फिर जुडिशरी है, ये क्या है? ये सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। जुडिशरी मतलब सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। हमारे देश के अंदर कोर्ट्स का पूरा सिस्टम चलता है। सबसे निचले स्तर पर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाता है, फिर हाई कोर्ट है जो स्टेट लेवल पे होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट है जो कंट्री के लेवल पर, अपेक्स कोर्ट भी इसको कहते हैं। तो ये जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है इसको हम जुडिशरी कहते हैं। और कोर्ट का काम क्या है? डिस्प्यूट को रिजोल्व करना। जब भी कोई झगड़ा होता है, कोई कंफ्लिक्ट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है समाज के अंदर, दो लोगों के बीच में, या दो गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या गवर्नमेंट या इंडिविजुअल्स किसी सिटीजन के बीच में, इन सबको रिजोल्व करने का काम है जुडिशरी का। सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट का है, तो वही बनाएगी। जुडिशरी कानून नहीं बना सकती, एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकती। एग्जीक्यूटिव का काम है सिर्फ पालन करना, उसको इंप्लीमेंट करना, तो ये कानून नहीं बना सकती। को जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुलझाने का काम है जुडिशरी का। तो ये नहीं होगा कि पार्लियामेंट के अंदर कोर्ट खोल के बैठ के वहां पर सुनवाई चल रही, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। सबको अपना अपना पावर दिया गया है और वो अपनी पावर की लिमिट के अंदर ही काम कर सकती है। यही है सेपरेशन ऑफ पावर, और ये पावर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। ठीक है, एक दूसरे का अधीन नहीं है, पैरेलली तीनों काम कर रहे हैं।
और इससे बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। ये 3 ऑर्गन्स बना करके पावर को एकदम से बैलेंस कर रखा है। चेक एंड बैलेंस की तरह भी काम करते हैं, एक दूसरे के लिए चेक एंड बैलेंस का ये काम करते हैं कि एक दूसरे के एरिया में ना आए और अपना काम ठीक से करें। अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं लेजिस्लेचर, कोई ऐसा कानून बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो उसको सुनने का काम किसका है? उस पर सवाल उठेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी तो जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू का राइट है, ये उसको हक है कि वो उसको चेक कर सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का काम भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा फोर्थ फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वाला जो सेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा है, कंसाइंस है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि जो नेशनलिस्ट थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम पर, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उन्होंने ये चीज ठीक से महसूस की थी कि लोगों को कुछ खास राइट मिले हुए नहीं है, और गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज इतना ज्यादा करती है, मनमाने तरीके से चीजें कर रही है। तो फिर लगा कि हमें कुछ ऐसी चीजें, और उस टाइम पर हुआ ये कि लोगों के मन में स्टेट के प्रति, मतलब गवर्नमेंट के प्रति संदेह की भावना डेवलप हो गई। उनको शक होने लगा कि ये हमारे कुछ अच्छा करेंगे कि कोई गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो फिर कुछ ऐसी चीज चाहिए जो लोगों को गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करे, कि गवर्नमेंट अपना काम करेगी लेकिन इस लिमिट तक रहेगी, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी, जिससे जनता है, सिटीजन जो है, इंडिविजुअल्स है, उनके कुछ राइट बजे रहे और वो अपना जीवन ठीक से जी सके। तो फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को एक ठीक जीवन जीने के लिए जरूरी होती चाहिए, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। तो इसको कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, और ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को मिस यूज ऑफ पावर बाय स्टेट। अगर स्टेट जो है, मतलब कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट काम करी अलग अलग लेवल पर, अगर वो अपने पावर का मिसयूज करते हैं तो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ये जो फंडामेंटल राइट्स है। और ये गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनके 2 ऑब्जेक्टिव्स बताए कि कौन कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स है जो हम इनसे अचीव करना चाह रहे हैं। फंडामेंटल राइट हमने मेंशन क्यों किए हैं? एक तो ये कि हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब इस पोजीशन में रहें कि वो क्लेम कर सके अपने राइट्स को, तो इसके लिए फिफ्थ वाला राइट मेंशन किया, इसको समझेंगे आगे। फिर दूसरी चीज है कि उन्होंने ये, मतलब दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका ये है, दूसरा ऑब्जेक्टिव याद नहीं है, तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमारे देश के सिटीजन जो हैं वो क्लेम कर पाए अपने राइट्स को लेकर के। दूसरा ये है कि हमारे देश में जितनी भी अथॉरिटी होंगी उन सब पर बाइंडिंग होगा ये कि वो इन राइट्स को फॉलो करे, जनता के जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करे, उनको ब्रीच ना करे, ब्रेक ना करे, उनके राइट्स का वोलेशन ना करे। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हम ये फंडामेंटल राइट मेंशन कर रहे हैं। फिर और भी कुछ चीजें मेंशन की, जैसे एक सेक्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये गाइड करता है गवर्नमेंट को कि आपको किस किस तरह से चीजें करनी है, और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए वो कहता है कई सारे स्टेप लेने के लिए। जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं हमारे देश का, वो कि वो कम्युनिटीज जो पीछे रह गई उनको आगे लाने के लिए कुछ चीजें करनी होंगी, तो उनके लिए गाइड कर रखा है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। एक तो है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जेंडर का हो, और किसी भी रिलीजन से आता हो, और उसका बर्थ और प्लेस कहीं का भी हो, तो कानून जो है वो सबके लिए बराबर होगा। फिर कानून किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। एक तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा कानून का, और एक किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा उसके जेंडर के आधार पर या रिलीजन के आधार पर या कास्ट के आधार पर। फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होगा उनमें सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। उसके लिए जो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे वो तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। उसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि आप इस कास्ट से आते हो तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा।
जो पहले हमारे देश के अंदर सिस्टम चलता था कि अपर कास्ट लोअर कास्ट या और कई तरह की चीजें या डिस्क्रिमिनेशन चलते थे, उन सबको ये रोकता है। फिर और क्या मेंशन है इसके अंदर, राइट टू इक्वलिटी में ये भी मेंशन है कि अनटचेबिलिटी को रिमूव किया जाएगा, जो इक्वलिटी की भावनाओं को एक तरह से दबाती है या लोगों के साथ भेदभाव करती है। पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जिसमें ये माना जाता था कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो प्रकाश के लोगों को टच नहीं कर सकते या कुछ चीजों को टच नहीं कर सकते, वरना वो अभी पवित्र हो गए या उनको नहाना पड़ेगा, सवार लेना पड़ेगा। तो उसको भी रिमूव किया गया। फिर है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है, खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो जो पब्लिक प्लेसेस के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, माइक वगैरह ये सब लगा करके, ये इसी राइट से आ रहा है। मीडिया जो अपना काम करती है बोलने का, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करती है, अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो इसी राइट का यूज करती है। एक्सप्रेस करना, कोई भी व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे सोशल मीडिया पे लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको ये अधिकार है तो वो कर सकते हैं। सब कंट्रीज में ऐसा नहीं है। और क्या है, आपको फ्रीली मूव करने का अधिकार है, कंट्री में कहीं पर भी आप घूम सकते हो, कहीं पे रह सकते हो। कुछ एक्सेप्शन है जिनको छोड़ना पड़ेगा, ट्राइबल एरिया जो वहां जाके आप कब्जा नहीं कर सकते, है ना, वहां पे फिर उनका अपना अलग कल्चर है और उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो कुछ एक्सेप्शंस है, बाकी आप चीजें कर सकते हो। फिर राइट टू फ्रीडम में ये भी शामिल है कि राइट टू एसोसिएशन, आप अपना कोई ग्रुप बना सकते हो। राइट टू चूज योर ओन प्रोफेशन, आप जो प्रोफेशन चाहो वो चूज कर सकते हो। पहले पुराने टाइम में देखे तो ये रेस्ट्रिक्शन था एक तरह से कि आप जिस, आपकी फैमिली जो काम कर रही है वही आपको करना पड़ेगा, या आप जिस कास्ट की जिस कैटेगरी से आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो वो सब हटा करके आपको फ्रीडम है अपना प्रोफेशन चूज करने की। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, महिलाओं के साथ बच्चों के साथ जो गलत होता है उनको रोकने का ये काम करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनसे आप लेबर का काम नहीं करवा सकते। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपना धर्म मानने की, उसको प्रमोट करने की, प्रोपोगेट करने की, आगे बढ़ाने की, ये सब आजादी है। आपको ये भी फ्रीडम है कि इंडिया के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिस धर्म को चाहे उसको फॉलो कर सकता है, चाहे तो ना फॉलो करे, चाहे तो दूसरे को फॉलो करे, चाहे तो चेंज कर ले, या किसी को फॉलो ना करे, उसकी अपनी मर्जी है। ये राइट उसको मिला हुआ है और वो उसको आगे बढ़ा भी सकता है, प्रमोट कर सकता है, बट विद इन द लिमिट। जबरदस्ती फोर्सफुली वो चीजें नहीं होती। फिर 5, अच्छा थोड़ा सा चेंज हो गया था ये, मेंटल राइट है। तो 5 है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, और 6 है फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जो 6th वाला 5th वाला जो राइट है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, इसके अंदर है कि जो माइनॉरिटीज हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए अपने कुछ इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ठीक है, तो उनको ये राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, और जो उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी उसको बचाने के लिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहां पर उनकी वो एजुकेशन दी जाएगी। 6 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट, अगर ये नहीं होगा तो इन 5 राइट का कोई मतलब नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके इन 500 राइट्स में से कोई भी राइट का वायलेशन होता है तो आप 6 राइट्स का यूज करके इन सबका सॉल्यूशन दे सकते हो। जो प्रॉब्लम आपको, ये जो राइट का वायलेशन हुआ है उसको फिर से बहाल कर सकते हो। कैसे होगा, मतलब इसको मेंशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपने 5 राइट दे दिए मान लो, हालांकि पहले 7 राइट थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी था जो आर्टिकल 31 के अंदर आता था, उसको हटा दिया गया है, अभी राइट 6 ही है। अगर आपने ये राइट मेंशन कर दिया और ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि इनको फॉलो कैसे किया जाएगा, कल को वायलेशन होता है आपके राइट का तो आप कहां जाओगे, क्या करोगे, अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं करते तो कोई मतलब ही नहीं उन राइट को देने का। तो फिर ये राइट इसमें ऐड किया गया और इसमें मेंशन किया गया कि अंडर आर्टिकल 32
एवरी सिटीजन हैज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर आपके कोई किसी भी राइट का वोलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो, ये अधिकार मिला हो, और आप अपने बात वहां पर रख सकते हो कोर्ट के सामने, और वो आपके राइट को फिर प्रोटेक्ट करेगा, जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है उसका सॉल्यूशन वो देगा। तो ये है 6 फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। तो फोर्थ फीचर हो गया फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं फिर तो फिफ्थ जो फीचर है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म रेफर्स टू द separation of religion from the state। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट जो है वो रिलीजन से अलग रहेगा। मतलब गवर्नमेंट का, कंट्री का, अपने आप में स्टेट का जब बोल रहे तो गवर्नमेंट या अथॉरिटी है जो हमारी कंट्री है उसकी बात हो रही है, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, ऑफिशियल रिलीजन कोई डिक्लेयर नहीं होगा, स्टेट रिलीजन नहीं होगा। ये स्टेट जो है हमेशा सेपरेट रहेगा, रिलीजन वाली चीजें स्टेट मतलब गवर्नमेंट के काम में नहीं आएगी, और गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन नहीं करेगा रिलीजन के मामलों में ज्यादा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। तो हमारे जो कंट्री है इंडिया, ये एक सेकुलर कंट्री है जहां पर सभी रिलीजन्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, और अगर कुछ प्रमोट करने की बात आती है तो सबको इक्वली प्रमोट किया जाएगा। और कोई भी रिलीजन को या रिलीजन के लोगों को गवर्नमेंट के काम में इंटरवेन करने का राइट नहीं है। गवर्नमेंट अपना जो काम है, स्टेट अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगा, इससे अलग होकर। इसका मतलब ये देखना हो कि क्या दुनिया भर में सभी कंट्री सेकुलर कंट्री है? नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने एक स्टेट रिलीजन बना रखा है, बाकायदा डिक्लेयर कर रखा है। कई सारी कंट्रीज है जिसने इस्लाम को डिक्लेयर कर रखा है, जैसे ईरान, इराक है, अफगानिस्तान है, जॉर्डन है। तो ये कुछ कंट्रीज जिन्होंने इस्लाम को अपना, भूटान है उसने बुद्धिज्म को डिक्लेयर कर रखा है कि उनका स्टेट रिलीजन है। फिर क्रिश्चियनिटी की देखेंगे तो नॉर्वे कंट्री है, कुछ और कंट्रीज, वेटिकन सिटी है, रोमन जो कैथोलिक चर्च है उसको उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है स्टेट रिलीजन। तो सभी कंट्रीज दुनिया में सेकुलर कंट्री नहीं है, बट यस बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो सेकुलर कंट्री है। यहाँ तक कि इंग्लैंड है उसने भी क्रिश्चियनिटी को डिक्लेयर कर रखा है। तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, जहां पर रिलीजन और स्टेट जो वो अलग अलग रहे। इस टॉपिक को कंप्लीटली और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर ही है सेकुलरिज्म, इसी को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसको वहां पर ठीक से समझेंगे। अभी सिर्फ इतना कि सेकुलरिज्म वो कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टेट और रिलीजन दोनों अपना अपना काम पैरेलली करते हैं, एक दूसरे के काम में इंटरवीन नहीं करते। तो इस तरह से हमने पूरे इस चैप्टर को लगभग समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, और फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 इंपॉर्टेंट फीचर कौन से हैं। और हमें ये चीज क्लियरली समझ में आ गई कि इंडिया की हिस्ट्री ने ही हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड किया है कि किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ये हिस्ट्री से अफेक्ट होता है, और साथ में इस थिंकिंग से कि कैसा आप बनाना चाहते हो, कैसी कंट्री आप बनाना चाहते हो, वो ही चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करोगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, और बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर या किसी और क्लास का कोई चैप्टर लेकर के आए। ठीक है।